प्रमुख रूप से, प्रमुखतः, प्रमुखतः समास के 6 भेद होते हैं। 6 भेद होते हैं। प्रमुखतः समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। 6 भेद कौन-कौन से हैं? प्रमुखतः समास के 6 भेद होते हैं। जल्दी से बताओ जी 6 भेद कौन-कौन से होते हैं? प्रमुखतः समास के 6 भेद होते हैं। लिखते हैं हम लोग। अव्ययीभाव समास। ये पता नहीं क्यों अपने आप इरेजर हो जाता है। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। तो ये कितने भेद हो गए मेरे भाई? 6 भेद हो गए। कितने भेद हो गए? तो प्रमुखता समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। गिनो जी 6 के 6 भेद हो गए होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितने भेद हो गए? 6 भेद हो गए। चलो जी आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं। तो ये एक हेडिंग हो गई। प्रमुखता समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। अगली हेडिंग बनाओ जी। अगली हेडिंग, पदों की प्रधानता के आधार पर, 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 आधार पर समास के 4 भेद होते हैं। समास के 4 भेद होते हैं। कोई बताएगा कौन कौन से होते हैं? कोई बताएगा कौन कौन से होते हैं? प्रश्न पूछा जाता है कौन सा पदों की प्रधानता के आधार पर समास का भेद नहीं होता है? तो लिख लेना। एक तो पहले अव्ययीभाव समास लिख लेना। अव्ययीभाव समास लिख लेना। दूसरा लिख लेना तत्पुरुष समास। अच्छा सीक्वेंसिंग ऊपर नीचे कर लो, कोई बात नहीं है, बस इसी तरीके से लिख लो। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, ये 4 हो गए। बोलो इसके अलावा भी किसी ने कुछ पढ़ा है क्या? तो मुझे बताओ। इसके अलावा भी किसी ने कुछ पढ़ा है क्या? तो ये 4 हो गए। पदों की प्रधानता के आधार पर समास, पदों की प्रधानता के आधार पर समास। चलें जी। अरे पदों की कुछ लोग अनूप, अब देखो या तो आप अपना चला लो, रोज रोज तुम्हारी ये बातें बड़ी डिस्टर्ब करती हैं। कुछ लोग 4 मानते हैं तो आप 4 लिख लो। मैं जो करा रहा हूं या तो करते चलो, रोज आपकी एक ही बातें हो गई हैं। कुछ लोग 4 मानते हैं, हमें जरा उनका नाम लिखा दो। या तो आपको 6 लगाना है, या प्रश्न ऐसे आए तो 4 लगाना है ना? चलो जी। अब एक प्रश्न पूछा जाएगा समास प्रयोग की दृष्टि से समास के भेद। प्रयोग की दृष्टि से, प्रयोग की दृष्टि से समास के, समास के 3 भेद होते हैं।
समास के तीन भेद होते हैं। प्रयोग की दृष्टि से समास के तीन भेद होते हैं। तीन भेद कौन कौन से होते हैं? संयोग मूलक समास, संयोग मूलक समास, संयोग मूलक समास, आश्रय मूलक समास, आश्रय मूलक समास और वर्णन मूलक समास। वर्णन मूलक समास, इसको नोट कर लो। इतने से ही हमें पढ़ने हैं बस, ये तो तुरंत ही खत्म हो जाएंगे प्रयोग के आधार पर। पहले वाला जो है प्रमुखता 6 भेद, इन 6 भेदों को हमें यहां पर देखना है। 3 भेद होते हैं, इसके 4 भेद। चलो जी, चलें यहां पर आ जाओ मेरे भाई, अब आंसर। लिखो जी। नहीं अर्चना, हम एक कह सकते हैं कि 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, बट हमारा जो पेपर में प्रश्न पूछा जाता है ना, वो ए वाला पूछा जाता है, पूरा का पूरा उदाहरणों में पूरा ए वाला पूछा जाता है। पद मतलब शब्द होता है अजीत। पद मतलब क्या होता है? शब्द होता है। पद को ही हम शब्द कहते हैं। जब अकेला लिखा है तो पद शब्द है, और जब मिलके लिख दिया तो पद है। अब हमने कहा समास में कितने पद होते हैं? तो समास में 2 पद होते हैं। समास में कितने पद होते हैं? 2 पद होते हैं। ठीक है, पहला और दूसरा। तो पदों की प्रधानता के आधार पर ये 4 चीजें हैं: अव्ययीभाव, तत्पुरुष समास, द्वंद्व और बहुव्रीहि समास। चलें जी आगे। अगर आप गुस्सा करते हो, आप खुद बताओ, किसी भी बच्चा, तुम्हें केवल एक बार दिल से बता देना, किसी भी क्लास में तुम इतने डाउट करते हो, कोई तुमसे इतनी बात करता है? यार इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग पूरी क्लास रोक करके केवल बातें करते रहे। एक कुछ लोग लेट आते हैं, कुछ लोग हल्ले में पढ़ने बैठते हैं। हल्ले यानी जहां हल्ला हो रहा हो, शोर हो रहा हो। शांति से पढ़ो, रिवीजन करो, देखते हैं कैसे समझ नहीं आता है यार। आएगा समझ, आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं सीधा अव्ययीभाव समास पे। तो पहली हेडिंग बनाइएगा अव्ययीभाव समास। पहली हेडिंग बनाइएगा मेरे अव्ययीभाव समास। आपको 2 चीजें जो मैं कहूं वो लिखते चलना, बाकी चीजें छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा कि मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अव्यय मतलब होता है, देखो व्यय मतलब क्या होता है? रुपया पैसा खर्च करना, व्यय। मैंने कहा हमारा इतना व्यय होगा, रुपया पैसा खर्च होगा, यही तो कहा जाता है। ध्यान से देखना। मगर मैं आपसे कहना चाहूंगा अव्यय, जिसमें व्यय ना हो, जिसमें खर्चा ना हो। जैसे आविकारी शब्द थे ना, तो आविकारी शब्दों को हमने अव्यय शब्द कहा था ना, तो उनमें लिंग वचन के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है, तभी हमने उन्हें अव्यय के नाम से जाना था। तो ये शब्द वही हैं जिनमें विकार उत्पन्न नहीं होता है, जो शब्द बदलते नहीं हैं, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे एक वचन हो, चाहे बहुवचन हो, वो शब्द हमेशा एक जैसे रहते हैं। हम लोग विकारी शब्द जब पढ़ रहे थे तो वो क्या है? परिवर्तन हो रहा था उसमें। जैसे लड़का का लड़के हो जा रहा था, तुम का तुमसा हो जा रहा था, है कि नहीं है? मगर अविकारी शब्दों में परिवर्तन नहीं हो रहा था, ये हम लोग देखे थे। मगर हमने यहां पर कहा अव्ययीभाव समास में भी ये क्रिया विशेषण की भांति कार्य करते हैं, छोड़ दो, ये अव्यय होते हैं। तो यहां पर एक चीज लिखना है, ये अव्यय होते हैं, ये अव्यय होते हैं। अव्यय समझ गए क्या होता है? ये अव्यय होते हैं, अविकारी होते हैं। ये अव्यय होते हैं, अविकारी होते हैं। पहला पॉइंट ये याद रखना है, इसको छोड़ देना। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है? पहला पद प्रधान होता है, बस। इसके अलावा नीचे की पूरी परिभाषा छोड़ दो। पहला पद प्रधान होता है, पहला पद प्रधान होता है, बस खत्म बात। पहला पद यानी पूर्व पद, नीचे की पूरी चीजें छोड़ दो। अब मैंने कहा कि अगर कोई है, मैंने आपसे कहा कि 1 गिलास पानी है, ये है इतना भरा हुआ। अगर मैं इसमें 1
जहर की बूंद डाल दूं तो ये पूरा गिलास का पानी जहर बन जाएगा कि पानी ही रहेगा? बोलो जी। तो ये क्या रहेगा? सर अव्यय दोबारा समझाओ मेरे भाई, आप आबिकारी शब्दों की क्लास जाके देखो केशव एक बार, जल्दी बोलो। तो आप कहोगे कि ये पूरा का पूरा जो गिलास है जहर बन जाएगा। तो ये अव्यय शब्द जो होते हैं जिनमें परिवर्तन नहीं होता है, ये किसी भी शब्द के साथ जुड़ेंगे तो पूरा का पूरा शब्द अव्यय हो जाता है, आविकारी हो जाता है। समझ में आया? जैसे मैंने आपसे कहा कि एक गिलास में एक बूंद जहर डाला तो पूरा गिलास क्या हो गया? जहरीला हो गया। तो अव्यय शब्द क्या होते हैं? आविकारी शब्द। अगर मैं उसे किसी भी शब्द के साथ जोड़ दूं तो वो पूरा का पूरा शब्द अव्यय बन जाता है। जैसे पहला पद क्या होता है? अब बताओ, ये कह रहा है पहला पद क्या होता है? अनु मेरे दोस्त, नहीं करनी चाहिए तैयारी, जबरदस्ती में क्यों करना तैयारी? बताओ, जब नहीं आ रहा है कैसे? अब बताओ, ये डाउट होते हैं इनके। मैं कितने टाइम से समझा रहा हूं कि पहला पद क्या होता है जो शुरू में लिखा होता है, और दूसरा पद क्या होता है जो बाद में लिखा होता है। अगर मुझे यहां पर दो पद देखने हैं तो राजा पहला पद हो गया, पद मतलब शब्द। तुम लोग क्या है ना, व्याकरण की भाषा पकड़े बैठे हो, आप मेरी भाषा नहीं पकड़ रहे हो। और ये बात मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि जो नहीं सीखना है तुम वो सीख रहे हो तो वो पेपर में आएगा नहीं, पेपर में फेल होगे, सीधी सी बात है। और जो सीखना है सो वो चीजें तुम छोड़ रहे हो, पेपर में जाओगे खाली खाली लगेगा पूरा पेपर, समझ ही नहीं आएगा। क्योंकि जो नहीं सीखना है तुम वो सीखने में लगे हो। पद मतलब शब्द होता है। मैं कब से बता रहा हूं कि जो शुरुआत में लिखा है वो पहला, वो जो दूसरे नंबर पे लिखा है वो दूसरा। ये आप अपने घर पे किसी भी बच्चे से पूछो, वो बता देगा कि राजपुत्र में पहले क्या लिखा है, तो पहले लिखा है भैया राजा, और दोबारा क्या लिखा है मेरे भाई पुत्र, तो भैया ये दूसरा पद। चलो जी, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है, जो पहला पद होता है वो प्रधान होता है। प्रधान मतलब हेड होता है, मैन होता है। जैसे आपके घर का मुखिया कौन है, तो आपके घर का मुखिया कौन माना जाता है, तो आपके घर का मुखिया जो है वो मैन होता है। इसी प्रकार जो ये पहला पद है, इस समास में पहला पद क्या होता है? मैन होता है। तो मैं तो ये कहूंगा कि आप इस वाली परिभाषा को हटा ही दो, सीखने की हमें जरूरत है नहीं, हमें इस चीज को सीखने की जरूरत है नहीं। तो हमने केवल अभी यहां पर दो चीजें सीखी हैं, और दो चीजें कौन सी सीखी हैं, सो आप यहां पर ध्यान से देख लेना कि ये अव्यय होते हैं, और ये अव्यय के साथ साथ मेरे भाई पहला पद प्रधान होता है। अब दूसरी चीज हमें सीखनी है कि अव्यय शब्द क्या क्या हो सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक लिख देता हूं, इस ट्रिक के माध्यम से आप समझने का प्रयास करना। अगर अब भी समझ ना आए तो फिर धिक्कार है। अब इन शब्दों को सीख लो क्या होते हैं, इन शब्दों को सीधा सीख लो क्या होते हैं। जिन भी शब्दों के जिन भी शब्दों में, मैंने क्या कहा, जिन भी शब्दों में शुरू में ऐसे शब्द देखने को मिल जाएं, यथा, यथा, प्रीति, हर, हर, नी, वे, अनु, आ, वा, यावत, जहां भी आपको ऐसे शब्द शुरू में देखने को मिल जाएं, वो सारे के सारे मेरे भाई क्या होते हैं? अव्ययी भाव समास होते हैं। अब इससे ज्यादा आप कुछ मत सीखो, इससे ज्यादा आप कुछ मत सीखो। बोलो, इतना सा समझ आया? बोलो जी, इतना सा समझ आया कि नहीं आया? फटाफट से बोलो। इतना सा समझ आया? जहां भी आपको जहां भी आपको ऐसे शब्द लिखे हुए मिल जाएं, वो अव्ययी भाव समास होते हैं। ये मान लो जहर है, इन्हें किसी भी शब्द के साथ जुड़ा हुआ देखो, वो शब्द सारे के सारे क्या होते हैं मेरे भाई? अव्यय होते हैं। अब दूसरी चीज, ये जो सारे के सारे शब्द हैं, ये उपसर्ग के रूप में जुड़े हुए होंगे, ये उपसर्ग के रूप में जुड़े होते हैं, ये उपसर्ग के रूप में होते हैं, उपसर्ग के रूप में जुड़े होते हैं। उपसर्ग मतलब आगे, उपसर्ग मतलब होता है आगे, उपसर्ग के रूप में जुड़े होते हैं, उपसर्ग के रूप में जुड़े होते हैं। उपसर्ग मतलब आगे जुड़ते हैं, प्रत्यय बाद में जुड़ते हैं, तो ये उपसर्ग के रूप में जुड़े होते हैं। तो अब आप कैसे समझें कि अव्ययी भाव समास है, तो आप इन शब्दों को सीख लो, यथा, प्रीति, हर, भर, नी, वे, अनु, आ, वा,
जहां ऐसे शब्द आ जाएं वो मेरे दोस्त क्या होते हैं, अव्ययीभाव समास होते हैं। क्या होते हैं? अव्ययीभाव समास होते हैं। अब आप इसके बेस पर कितने भी उदाहरण करो, आपसे पेपर में प्रश्न आएगा, ध्यान से सुनो, आपसे पेपर में प्रश्न आएगा प्रतिहिंसा में कौन सा समास है। सो मेरे भाई घबराना नहीं है। प्रतिहिंसा में कौन सा समास है? सो मेरे भाई आप कह देना प्रति आ गया, हमारी ट्रिक लग गई। सर आमरण में आ गया, ट्रिक लग गई। भर पेट में भर आ गया, हर साल में हर आ गया, वे खटके में वे आ गया, यथाशक्ति में यथा आ गया। जहां ऐसे शब्द आ जाएं, और मेरे भाई ऐसे शब्द जो आएंगे वो मेरे दोस्त क्या होंगे? अव्ययीभाव समास हो जाएंगे। अब दूसरी चीज मैं कहता हूं, ये शब्द उपसर्ग के रूप में जुड़े होते हैं। अगर हम आमरण का उपसर्ग अलग कर दें तो आ प्लस मरण बनेगा। तो भैया हमने उपसर्ग के रूप में आ जोड़ दिया, तो इसीलिए तो ये हमारी ट्रिक है। उपसर्ग के रूप में हमने आ जोड़ दिया। यहां यथा प्लस शक्ति, बे प्लस खटके, हर प्लस साल, भर प्लस पेट, आ प्लस मरण, प्रति प्लस हिंसा, प्रति प्लस हिंसा। चले जी आगे, चले आगे। अब दूसरी चीज में आता हूं, और महाराज, महाराज विशाल मेरे भाई आप क्लास छोड़ दो तो ज्यादा बेहतर है। महाराज का भी होगा आगे चल के, समास खत्म नहीं हुआ है ना, अभी समास होगा आगे चल के। महाराज जो भी चीजें हैं, किसी की क्वालिटी बताई जाए तो वहां कर्मधारय समास होता है। राजा की क्वालिटी है कि वो महान है ना, तो वो आगे पढ़ेंगे हम लोग। मगर तुम्हें इसी टाइम पे सारे डाउट पूछने हैं। ये होते हैं क्या? इलॉजिकल डाउट, जिनका यहां से अभी जो वर्तमान है इससे कोई लेना देना नहीं, इसका बहुत आगे चल के लेना देना हो। तभी मैं कह रहा हूं कि चलो, तो अब मैंने कहा जहां भी वैसे शब्द जुड़ जाएं, यथा, प्रति, हर, भर, नी, वे, अनु, आ, वो अव्ययी भाव समास होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं सर कि ये सारे के सारे अव्ययी समास हैं। मेरे भाई 100% हम कह सकते हैं ये अव्ययी भाव समास हैं। प्रति हिंसा का क्या बनेगा? हिंसा के बदले हिंसा। मगर इसको विग्रह मत करो मेरे भाई, पूछा नहीं जाता है। हिंसा के बदले हिंसा, ये पूछा नहीं जाता है आपके पेपर में, सीधा उदाहरण दिया जाता है, पूछा जाता है इसमें कौन सा समास है। सर आमरण क्या होगा? तो आप कह सकते हो मरण तक, मरण तक, आमरण जब तक हम मर ना जाएं, मरण तक। सर भरपेट क्या होता है? पेट भरकर। भरपेट क्या होता है? पेट भरकर, पेट भरकर। सर हर साल क्या होता है? प्रत्येक साल, हर साल होता है प्रत्येक साल। वे खटके होता है बिना खटके के, बिना खटके के। आपसे ये नहीं पूछा जाता है, सीधा प्रश्न आता है कि भाई साहब वे खटके में कौन सा समास है? यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। प्रश्न सीधा आएगा, यथाशक्ति में कौन सा समास है। इस तरीके के प्रश्न सीधे आपके पेपर में पूछे जाते हैं, और मैं गारंटी दे रहा हूं ये ट्रिक लगेगी। ठीक है, वो हमारी क्या लगेगी? ट्रिक लगेगी ही लगेगी। चलें, विशाल आप ना सच में नहीं, जो पेपर है ना, आप रियल में उसकी प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं तो। क्योंकि आप नहीं कर रहे हो पढ़ाई। आपको वो चीजें जाननी है जो पेपर में जरूरी नहीं है। जो चीजें मैं बोल रहा हूं वो नहीं सुननी, इसको कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। और ओवर कॉन्फिडेंस में हमेशा इंसान गिरता है, हमेशा गिरता है। क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि आप लोग, आप ना विशाल, एक जो चीजें यहां लिखी वो नहीं देखनी है तुम्हें, तुम्हें देखनी है जो मैं नहीं करा रहा हूं। सर आक्रमण में भी तो आ है, सर आक्रमण में भी तो क्या है? आ है। मैं आपकी बात को देखता हूं, आक्रमण में भी आ है। मैंने क्या कहा आपसे कि ये जो शब्द होंगे उपसर्ग के रूप में होंगे। अगर हम इसके उपसर्ग को अलग करें तो आ प्लस कृमण, कृमण का अर्थ क्या होता है? चलो जी, ऐसे तो हम बना देंगे आ, 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 और इसके बाद हम बना देंगे आनासा। बोलो जी, आनासा। तो इसका आ अलग कर लो, लिख दो नासा, लिख दो नासा। मैं बार बार एक ही बात समझा रहा हूं कि मेरे भाई ये उपसर्ग के रूप में होना चाहिए। जब हम
इसे तोड़ेंगे तो ये अलग हो जाएगा, इसका कोई मीनिंग निकलेगा। क्या क्रमण का कोई मीनिंग निकलता है? तुम्हें ये लाइन नहीं दिखाई दे रही है, तुम्हें दिखाई दे रही है ये लाइन की आक्रमण में भी आ है। तभी मैं कह रहा हूं इसको कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। हम पूछेंगे, क्लास को डिस्टर्ब करेंगे, चाहे कुछ हो जाए, ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है क्लास डिस्टर्ब करना। ओवर कॉन्फिडेंस है कि नहीं है? हम क्लास डिस्टर्ब करेंगे, ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ना पढ़ेंगे ना पढ़ने देंगे, ना सिलेक्शन लेंगे ना लेने देंगे। यही चीज है। मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूं, उपसर्ग के रूप में जुड़े होंगे। मैंने तोड़ के भी दिखाया है कहीं ना कहीं कि ऐसे टूटेगा तो दोनों शब्दों के मीनिंग निकलेंगे। तो मरण का मीनिंग है मरना, क्रमण का मीनिंग क्या है? कोई मीनिंग नहीं है। तो मीनिंग नहीं है तो ऐसे शब्द को लिखना क्यों? प्रतिरूप में भी हमारा यही होगा, क्योंकि ये ट्रिक लग जाएगी ना। प्रतिरूप, जैसा रूप है वैसा रूप के अनुसार। अब देखो, इतने सारे उदाहरण मैंने आपके सामने स्क्रीनशॉट लगाए हुए हैं। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैंने कुछ काट दिए हो, पूरा एक पेज का स्क्रीनशॉट लगाया है किसी किताब का। आप देखो, पूरे में आपकी अव्ययी भाव समास की ट्रिक काम करेगी। ध्यान से देखना, मैंने कहा आजीवन। आजीवन में क्या ट्रिक लग गई? आ प्लस जीवन। यथोचित, यथा प्लस उचित। यथाशक्ति, यथा प्लस शक्ति। भरपूर, भर प्लस पूर। आमरण, आ प्लस मरण। बेमिसाल, बे प्लस मिसाल। बेमौके, वे प्लस मौके। सर अनुरूप, अनु प्लस रूप। वे खटके। सर प्रतिदिन, हर घड़ी। सर प्रत्येक, प्रति। वाह अदब वाह, प्रत्यक्ष में प्रति। देखो, अब मैं कहना चाहूंगा, हाँ आजीवन हो जाएगा। आजीवन, आ प्लस जीवन 100% हो जाएगा। अनुरूप हो जाएगा, प्रतिरूप जो